ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंटर में। मेरे साथ खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। बस रोज स्टूडियो से जुड़ते हैं, आज बाहर से जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें हमने शामिल की हैं इस शो में चर्चा के लिए। तो शुरुआत करेंगे मॉनसून की एक खबर के साथ, रबी की बुआई पर संकट के बादल। जी हां, पोस्ट मॉनसून जो बारिश है उसमें अब लगातार कमी बढ़ती जा रही है और इससे ये संकट पैदा हो गया है कि जो रबी की बुआई होगी उसमें दिक्कत आ सकती है। बारिश कहां कहां कम हो रही है, क्या असर होगा, ये जानेंगे। अनसिक्योर्ड लोन पर बैंकों ने बढ़ाई निगरानी। भारत के खाद्य उत्पादों पर क्यों नहीं भरोसा। अमेरिका में लगातार भारत के खाद्य उत्पाद रिजेक्ट हो रहे हैं, इनका रिजेक्शन चाइना से भी ज्यादा है। क्या वजह है, ये जानेंगे। कोयले की कमी झेल रहे भारत के बिजली घर। कितने बिजली घर झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं। जनरली देखा जाता है मई जून का महीना होता है, गर्मी आती है, पावर की डिमांड बढ़ती है और उस समय बिजली घर ऐसा होता था कि कमी झेलते थे, या बारिश में जब बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में दिक्कत आती तब झेलते थे। लेकिन अब ये 12 महीने का एक ऐसा रोग कह लीजिए हो गया है कि लगातार बिजली घर कोयले की कमी झेल रहे हैं। ऐसा क्यों, ये जानेंगे। विदेशी कंपनियों पर चीन की सख्ती। क्यों चीन सख्ती कर रहा है विदेशी कंपनियों पर, किन पर हुई, क्या हुई, ये जानेंगे। और युआन की कमजोरी से चिंता में चीन की करेंसी युआन में लगातार कमजोरी बनी हुई है। वजह है विदेशी पूंजी की निकासी रिकॉर्ड स्तर पर हो गई है। क्यों काम नहीं आ रही है कमजोरी, कितनी बड़ी ये चिंता है, दिन की सबसे बड़ी खबर में इस सब पर होगी चर्चा। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बरसात के बाद पोस्ट मॉनसून सीजन में भी बारिश की कमी देखने को मिल रही है। पोस्ट मॉनसून सीजन में अब तक औसत के मुकाबले 22% कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक देश भर में औसतन 47.5 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर यह कितनी होनी चाहिए थी, 61.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। बरसात की कमी की वजह से अब जो रबी की बुआई होगी उसके प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सर, किन इलाकों में यह कमी दिख रही है और क्या ये वाकई अब अल नीनो का असर दिखने लगा है। शुभम, जब अल नीनो की संभावनाएं इस साल जाहिर की गई थी पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, तब अल नीनो का जो पूरा परिदृश्य उसके 2 हिस्से बताए गए थे। पहला हिस्सा ये था कि मानसून के आमद को प्रभावित करेगा। अल नीनो ने मानसून की आमद को प्रभावित किया। दक्षिण भारत के इलाकों में जहां आमतौर पर मानसून सामान्य रहता है, वहां वर्षा का एक बड़ा हिस्सा कमजोर रहा और सूखे का असर रहा। इसके बाद हमने पूरे साल मानसून को काफी अस्त व्यस्त देखा, पूरे सीजन में अस्त व्यस्त देखा। एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर में सूखे की चपेट में चला गया। इस पहले चरण के बाद यह बताया गया था विशेषज्ञों की तरफ से कि मानसून का जो असली असर है या जो इसके तापमान बढ़ने का असर है वो सितंबर से सेट इन होना शुरू होगा, और वही हम होता हुआ देख रहे हैं। भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में खासतौर पर जहां पोस्ट मानसून रेन महत्वपूर्ण है रबी की बुवाई के लिए, वहां पर बरसात की कमी है और सामान्य से कम बारिश हुई है। जबकि मानसून के दौरान भारत के पूर्वी भारत के हिस्से में सामान्य से कम बरसात हुई थी और सूखे से प्रभावित रहा था पूर्वी भारत का हिस्सा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस साल का मानसून वैसे तो सुर्खियों में या औसत रूप से सामान्य रहा, पर बरसात की जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से ये 7-8 साल का सबसे कमजोर मानसून था। ऐसी परिस्थिति में अब एल नीनो का असर बनना शुरू होगा और ये माना जाता है कि एल नीनो सितंबर से लेकर मार्च, और बल्कि कुछ आकलन बता रहे हैं मई तक प्रभावी करेगा, और भारत की गेहूं की सबसे बड़ी फसल में इस दौरान नमी की कमी रह सकती है। और पोस्ट मानसून रेन ही वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे दक्षिण भारत के हिस्से में नमी बनती है और उससे रबी की बुवाई में मदद मिलती है। इसलिए भारत की दूसरी फसल पर भी एल नीनो का साया रहेगा, जैसा हम लगातार मानसून की शुरुआत से और एल नीनो की संभावना आने के बाद से बताते चले आ रहे हैं। मॉनसून के शायद इन्हीं आंकड़ों को रिजर्व बैंक के गवर्नर, अधिकारी और बाजार के एक्सपर्ट पढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि देश में महंगाई लंबे समय तक टिकी रहेगी, उसके जल्द नीचे आने की उम्मीद नहीं है। ऐसा रिजर्व बैंक के सदस्य हैं समिति के जयंत वर्मा, उन्होंने कहा है। अपना निचला स्तर जिसे रिजर्व बैंक मानता है उसके नीचे तो महंगाई रहेगी, लेकिन ऊंचे समय तक देश में लंबे समय तक 4 से 5% महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहना है जयंत वर्मा जी का। सर, क्या कहना चाह रहे हैं जयंत वर्मा जी, क्या उनके बयान का मतलब समझा जाए?
रिजर्व बैंक के गवर्नर के डिप्टी गवर्नर और एमपीसी कमेटी के सदस्यों की तरफ से जो बात कही जा रही है उसके तीन बड़े अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि भारत में महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहेगी। 4 से 5% का वो स्तर है जिसको रिजर्व बैंक औसत रूप से हासिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि 4% से नीचे रहने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसका मतलब यह है कि महंगाई के बीच बीच में ऐसे दौर आते रहेंगे जहां ये 6% फीसदी के आसपास जाएगी, जैसा हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है। एक महीने महंगाई की दर 6.5%, 7% छू लेती है और फिर उसके बाद वो 5-5.5% के आसपास रहती है। और जिस तरीके की परिस्थितियां खाद्य बाजार में बन रही हैं, मौसम को लेकर बन रही है, आयात महंगा हो रहा है, डॉलर की कमजोरी है, उनके कारण रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात से मुतमईन हो रही है कि महंगाई की लड़ाई लंबी चलेगी। दूसरा अर्थ यह समझना जरूरी है कि जब रिजर्व बैंक के एमपीसी के सदस्य कहते हैं कि महंगाई 4 से 5% रहेगी और 4% का ही लक्ष्य भी रखा जाएगा, इसका मतलब है कि ब्याज दरों में कोई जल्दी बड़ी कमी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक को महंगाई को 4% तक सीमित रखना है, जो आदर्श परिस्थिति है, और वो मंजिल आने में लंबा समय लगेगा। इसलिए अगर हमें लगता है कि ब्याज दरों में कमी की कोई प्रक्रिया 5% की महंगाई दर होने के बाद भी ब्याज दरों में कमी अगले 5-6 महीने में शुरू हो सकती है, तो शायद संभावना इसकी कम दिखाई देती है आने वाले 6 महीनों में। और यही परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बन रही है। और इसलिए ऊंची ब्याज दरों का ये जो दौर, जिसे अस्थायी तौर पर यह माना जा रहा था कि केंद्रीय बैंकों के दखल से महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, वैसा नहीं है। और एमपीसी ने कहीं ना कहीं दबे स्वर में यह भी मान लिया है कि महंगाई की लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं दिखाई देता। महंगी ब्याज दरों के बाद भी महंगाई के कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो शायद भारत के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। बैंकों ने बिना गारंटी के दिए जाने वाले कर्ज पर निगरानी शुरू कर दी है, निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया। बिना गारंटी दिए कर्ज की वसूली में कई मामलों में वसूली को लेकर आ रही दिक्कतों के बाद निजी बैंकों ने बिना गारंटी वाले कर्ज के पूरे सेगमेंट में निगरानी बढ़ा दी है। जिन कर्ज की वसूली को लेकर ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनमें अधिकतर कर्ज 50,000 रुपये से कम के कर्ज हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने बैंकों की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी सवाल उठाए थे। सर, किस तरह का डर है ये जो बैंकों में है जिसके लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है? ये डर इतना बड़ा है शुभम कि रिजर्व बैंक ने ये बात कहना शुरू कर दिया था मई जून से, और अंततः फिर सरकार ने भी ये बात बैंकों से, भारत के वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से, जो क्योंकि सरकार उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदार है, तो सरकार बैंकों की मालिक है, उसने भी कह दिया कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, बगैर मॉर्गेज के दिए जाने वाले कर्ज हैं, इन पर नियंत्रण किया जाए। यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई 3 बैंक ऐसे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां इस तरीके के अनसिक्योर्ड लोन की समस्या ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। ये छोटे लोन है जो इसमें आमतौर पर 50,000 रुपए से नीचे के कर्ज या 50,000 रुपए तक के कर्ज क्रेडिट कार्ड पर दिए जा रहे हैं। इसमें मैक्सिमम कर्ज क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। और जो हमने हाल के महीनों में भारत में खर्च का नया पैटर्न देखा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की आदतें बढ़ी हैं, डिमांड बढ़ी है, और इसके अलावा इसमें पर्सनल लोन्स भी हैं। और ये वो पोर्टफोलियो है जो शायद भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके शॉपिंग कर रहे हैं, बैंकों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी वित्तीय परिस्थितियां शायद ऐसी नहीं है कि वो ये कर्ज वापस बाद में चुका पाए। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि बैंक और रिजर्व बैंक और सरकार अब बैंकों को इस बात के लिए बाध्य करेगी कि वो इन छोटे और अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो धीमे धीमे घटाना शुरू करे। लेकिन बैंकों की चुनौती यह है कि यही एक पोर्टफोलियो है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, यही क्रेडिट की ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। इसलिए एक किस्म का विरोधाभास है पूरे बैंकिंग उद्योग में दिख रहा है कि जो लोन सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं वही लोन सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। डब्ल्यूटीओ की फरवरी में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक से पहले सोमवार को सदस्य देशों के अधिकारियों के लेवल पर जो बैठक हुई वो शुरू हुई है। इस बैठक में मंत्री स्तरीय बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। अधिकारी स्तर की बैठक में फूड स्टॉक होल्डिंग और ई कॉमर्स पर टैक्स को लेकर चर्चा हो सकती है। सर, क्या कुछ निकल सकता है इस बैठक से? ये बैठक भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत उन देशों के समूह में शामिल है जिसने डब्ल्यूटीओ पर इस बात के लिए दबाव बनाया है कि वो अपने खाद्य सब्सिडी के नियमों को में बदलाव करे। खाद्य सब्सिडी तय के देने के जो मूल्य तय करने का पैमाना है वो लगभग 7-8 साल पुराना हो चुका है। क्योंकि दुनिया में खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो भारत जैसे देश जो खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य भंडार तैयार करते हैं, उसके लिए उन्हें इन नियमों में बदलाव चाहिए। इसके साथ ही जब ये फाइल खुलेगी कृषि क्षेत्र की, तो कई सारे और मुद्दे भी उभर कर सामने आ सकते हैं। खासतौर पर भारत जैसे देश को भारत को हाल के महीनों में गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है। क्या खाद्य पॉलिसी को लेकर और आने वाले कुछ वर्षों में खाद्य पॉलिसी को लेकर डब्ल्यूटीओ के तौर तरीके में कोई बदलाव आएगा, इस बात के संकेत भी
इस बैठक से मिलेंगे, जो कि प्रमुख एजेंडा है। इसके अलावा ई कॉमर्स का टैक्सेशन, डब्ल्यूटीओ पर एक पुराना जटिल उलझा हुआ मुद्दा है कि ई कॉमर्स पर कैसे टैक्सेशन दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाए। इस मामले में भी मंत्री स्तरीय बैठक में शुरुआती चर्चा हो सकती है। पर खाद्य सब्सिडी की बैठक भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस मामले में उन देशों का साथ दे रहा है और उन देशों के समूह का हिस्सा है जो ये चाहते हैं कि देशों को अपने देश की खाद्य सुरक्षा तय करने के मामलों में और ज्यादा आजादी दी जाए, डब्ल्यूटीओ की सख्ती या डब्ल्यूटीओ की पाबंदियों में कुछ ढील दी जाए। भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले फूड का रिजेक्शन चीन के फूड के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। रिजेक्शन मतलब कि माल आया और ये कह दिया गया नहीं, ये इस क्वालिटी का नहीं है कि हमारे यहाँ बिके। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2023 के दौरान भारत से अमेरिका को गए फूड प्रोडक्ट के 3,925 शिपमेंट रिजेक्ट हुए, जबकि इस दौरान चीन के 2,340 शिपमेंट रिजेक्ट हुए। परसेंट के लिहाज से देखें तो भारत के 0.15% शिपमेंट का रिजेक्शन हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो ये 0.25% से भी कम है, जबकि चीन का सिर्फ 0.00% शिपमेंट ही रिजेक्शन के दायरे में आया है। सर, इतने सवाल खाद्य उत्पादों पर क्यों उठ रहे हैं भारत के? भारत के 3-4 प्रमुख खाद्य उत्पाद हैं जिनकी शुद्धता, गुणवत्ता को लेकर तमाम सवाल उठे। इसमें स्पाइसेस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पाइसेस भारत का एक बड़ा निर्यात है और भारत के कई बड़े ब्रांड भारत से मसालों का निर्यात करते हैं अमेरिका के बाजार में। पर अमेरिका की खाद्य सुरक्षा की जांच में इन मसालों में तमाम ऐसे तत्वों की मिलावट पाई गई है जो लोगों की सेहत और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर नहीं है, और इसलिए मसालों के कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में नूडल्स एक बड़ा हिस्सा है, जिनमें भी खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के गहरे इशू पाए गए, और इसलिए भारत के प्रमुख ब्रांड्स के नूडल्स भी रिजेक्ट हो रहे हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर उतनी सतर्कता भी नहीं है, शुद्धता को लेकर उतनी सतर्कता नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कानूनों और व्यवस्थाओं में खाद्य की सुरक्षा, खाद्य उत्पादों को लेकर काफी सख्ती दिख रही है इस समय। जबकि वैसे भी भारत का निर्यात टूटा हुआ है, नकारात्मक नेगेटिव ग्रोथ की परिस्थिति में है, तो निर्यातकों के लिए ये हतोत्साहित करने वाली खबर है। यहां हम ये भी बता दें कि इससे पहले भारत के कॉस्मेटिक्स और हर्बल उत्पादों पर भी अमेरिका और कनाडा में शुद्धता के और उनमें शामिल तत्वों के सेहत के लिए असुरक्षित होने के सवाल भी उठे, जिसमें भारत के प्रमुख ब्रांड खासतौर से डाबर को कई सारे मामलों का सामना करना पड़ रहा है। देश के 46 कोयला पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक जो है वो गंभीर स्तर के नीचे चला गया है। इनमें 6 पावर प्लांट आयातित कोयले से चलने वाले भी हैं। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण यानी सीईए की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये जानकारी मिली। किसी बिजली संयंत्र पर कोयला भंडार की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है जब उसके पास कोयले का भंडार सामान्य स्तर की तुलना में 25% से भी कम रह जाए, और भारत में 86 प्लांट ऐसे हैं जो इस स्थिति में हैं। सर, ये पूरे साल का ही किस्सा हो गया है अब कोयले की कमी? यह बड़ी चुनौती हो रही है भारत में। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। पूरे देश में इतनी बड़ी कोयला उत्पादन की क्षमताएं हैं, भारत कभी कोयला का निर्यात भी करता है। लेकिन सीए की जो रिपोर्ट आई, जो 181 कोल संयंत्रों को या कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, इनकी मॉनिटरिंग करती है। इनकी क्षमता करीब 206 गीगावाट है। यहाँ पूरे साल कोयले की कमी दिखाई देने लगी है। मई जून के महीनों में आमतौर पर यह माना जाता था कि मई जून के महीनों में बिजली की मांग ज्यादा होती है और कोयला संयंत्रों को अपना स्टॉक बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन अब हम सर्दियों की शुरुआत में भी जब आमतौर पर बिजली की मांग कम है, इन कोयला संयंत्रों में 86 कोयला संयंत्रों में कोयले के भंडार में कमी दिख रही है। और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है और ज्यादा चिंताजनक है कि हमने अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में पिछले हफ्ते बताया था कि भारत ने रिकॉर्ड कोयला आयात किया है पिछले 1 साल के भीतर। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो सबसे ज्यादा कोयला आयात करते हैं। और पिछले 2 साल से सरकार ने कोयले की आपूर्ति को ठीक करने के लिए इंपोर्टेड कोयले को अनिवार्य रूप से मिलाने की शर्त रख दी, जिसको कोल ब्लेंडिंग कहा जाता है। और भारत में जो ऐसे बिजली संयंत्र हैं जो इंपोर्टेड कोयले पर चलते हैं, उन्हें देशी कोयले में इंपोर्टेड कोयले की ब्लेंडिंग की छूट है, और बल्कि सरकार एक तरह से प्रोत्साहित भी कर रही है। कई संयंत्रों पर शर्त भी लगाई गई थी कि इंपोर्टेड कोयला लाकर तैयार कर बिजली बनाए और बिजली की कमी ना होने दी जाए। लेकिन अब इंपोर्टेड कोयले की इतने आयात, घरेलू उत्पादन क्षमता के बाद भी बिजली घरों की ये समस्या ये दूर ही होती नहीं दिख रही। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बुनियादी चुनौती है भारत के पूरे कोयला उत्पादन और वितरण के परिदृश्य में। कोल इंडिया भारत की बेहमोत है, विशाल कोयला कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। वो देश के बिजली संयंत्रों को कोयला नहीं दे पाती। रेलवे का नेटवर्क इतना सक्षम नहीं है कि वो बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचा पाए। इसलिए भारत एक अनोखी परिस्थिति में है कि उसके पास पर्याप्त कोयला है, फिर भी वो कोयला आयात कर रहा है, और आयात करने के बाद भी उसके बिजली संयंत्र हमेशा पूरे साल भर कोयले की कमी से जूझते रहते हैं।
कर्ज संकट में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंकों ने एयरलाइंस को दिए गए कर्ज को एनपीए घोषित करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एयरलाइन को दिए कर्ज को सितंबर तिमाही में एनपीए घोषित कर दिया है। बैंक ने गोफर्स्ट को करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। गोफर्स्ट ने मई की शुरुआत में अपनी उड़ानों का संचालन बंद कर दिया था और कंपनी ने दिवालिया के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद कंपनी की तरफ से उड़ानें शुरू करने को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सर, दिवालिया किया था तो उसके पीछे का जो मुख्य मुद्दा था वो तो शायद यही था कि बड़ा कर्ज लद गया है, इस कर्ज से किसी तरह निजात मिल जाए। क्या फिर ये मामला बंद ही माना जाए अगर ये एनपीए हो गया बैंकों की तरफ से? तो गोफर्स्ट जिस पूरे कोशिश में फंसी थी वो पूरी तरह असफल हो गई है। जिस बात की आशंका थी वो अब सामने आ गई। गोफर्स्ट ने अपने आप को दिवालिया इसलिए घोषित किया था कि उसका जो कर्ज वो नहीं चुका पा रही, उस कर्ज पर बैंकों को दिवालियापन की व्यवस्था के तहत लाकर हेयर कट के लिए स्वीकार कर लिया जाए। हेयर कट का मतलब है कि बैंक गोफर्स्ट को पर बकाया कर्ज में कमी कर दे और एयरलाइंस दोबारा शुरू हो सके। मजबूत पेशबंदी थी। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था शुभम जी, किसी कंपनी ने, चलती कंपनी ने अचानक 24 घंटे में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था बगैर डिफॉल्ट हुए, किसी भी कर्ज पर डिफॉल्ट हुए बगैर गोफर्स्ट ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। और उसके बाद बैंकरप्सी प्रक्रिया के साथ यह भी पूंछ लगा दी कि खुद ही वो इस कंपनी को दोबारा टेक ओवर करने के लिए आ सकती है। किस्सा पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं। और इस सारी पेशबंदी सिर्फ इस बात के लिए थी कि कर्ज जो है उसे ना चुकाना पड़े बैंकों को और उस कर्ज में कमी कर दी जाए। अंततः ये सारी चीजें अब बैठ गई। ना तो गोफर्स्ट की उड़ानें दोबारा शुरू हो सकी, ना गोफर्स्ट दिवालियापन की बैंकरप्सी प्रक्रिया में शामिल हो पाई आगे आकर उसे लेने के लिए। और अब अंततः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, शायद पहला बैंक है जिसने 2000 करोड़ रुपए के कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया है। और यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की एक अनोखी सी घटना है जिसमें हम अंततः यह होते देख रहे हैं कि कर्ज से बचने के लिए कंपनियां कितनी जद्दोजहद और जुगत करती हैं और उसके लिए उन्होंने बैंकरप्सी कोर्ट का भी सहारा लिया, पर अंततः बात बनती दिखाई नहीं दी। तो गोफर्स्ट अब एनपीए के चपेट में चली गई। बैंकरप्सी की प्रक्रिया में उसे शामिल नहीं किया गया या शामिल नहीं हुई, उसने अपने आप को शामिल नहीं किया। और तीसरा ये कि उसके उड़ाने शुरू होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई। और चौथा ये कि उसके जहाज जिसे लेकर जो लीजिंग कंपनियां तमाम पेशबंदी कर रही थी, उन्हें भी उन जहाजों तक पहुंचने की और जहाजों की देखरेख की इजाजत मिल गई। तो आप कह सकते हैं कि गोफर्स्ट का अध्याय भी अब धीमे धीमे बंदी की तरफ बढ़ रहा है, अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। चीन ने अपने यहां कई विदेशी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में चीन की एजेंसियों ने आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के खिलाफ जांच शुरू की। जापान की एक मेटल कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी WPP के कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया। ये सभी कंपनियां चीन में लाखों रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सर, क्यों हो रही है ये कार्रवाई? चीन में कुछ चौंकाने वाला हो रहा है। चीन में अब वो कंपनियां जो आम तौर पर चीन के इकोनॉमिक इकोसिस्टम का या चीन की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की छवि का आधार है, उन पर कार्रवाई हो रही। कार्रवाई टैक्स के मामलों में हो रही है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने टैक्स के नियमों का उल्लंघन किया है और चीन में टैक्स नहीं पे किया है। लेकिन फॉक्सकॉन जो कि एप्पल की प्रमुख कंपनी है, इस पर कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया की विदेशी कंपनियों में थोड़ी सनसनी है, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो चीन की दक्षता, चीन में उपलब्ध सुविधाएं, सस्ते लेबर, इन्हें देखकर निवेश करने आई थी। और अब चीन की अर्थव्यवस्था में शिकंजा कंपनियों पर कस रहा है, जिन कंपनियों से दुनिया में काफी बड़ा निर्यात होता है। हमने इससे पहले के दौर में जब कार्रवाई देखी थी तो आमतौर पर इकोनॉमिक सर्विसेज कंपनीज की, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कंपनियों पर कार्रवाई देखी थी, पर पहली बार चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी कंपनियां हैं उन पर सख्ती कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया होने की संभावना है, क्योंकि एप्पल की, फॉक्सकॉन या बाकी जो कंपनियां हैं उनके लिए चीन काफी बड़ा उत्पादन बेस है, काफी बड़ा सोर्स है। वहां से चीन को इक्विपमेंट, वहां से तैयार उत्पाद, पुर्जे, ये सब पूरी दुनिया में आपूर्ति होती है। एक और बड़ी खबर, चीन की मुद्रा युआन की कमजोरी की एक बड़ी वजह चीन से विदेशी पूंजी का प्रवाह है। विदेशी पूंजी की निकासी अब नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। चीन से विदेशी पूंजी निकलने की जो रफ्तार है बीते 7 वर्षों में सबसे अधिक है। ये निकासी ऐसे समय में हो रही है जब चीन कई मोर्चे पर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें रियल एस्टेट का संकट प्रमुख है। सर, पहला सवाल यही कि युआन की चुनौती कितनी बढ़ती दिख रही है आपको? युआन की
दो वजह से दिख रही है। पहला चीज तो ये कि चीन के बाजार में जो दोनों विदेशी निवेशकों ने निवेश कर रखा था, वो युआन में लगातार गिरावट, चीनी अर्थव्यवस्था में सुस्ती और निर्यात में कमी के कारण वो पैसा बाहर निकल रहा है। पहले ये स्थिति इक्विटी मार्केट तक थी। हमने बताते भी रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि इक्विटी मार्केट से चीन में निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। चीन की सरकार को और चीन के नियामकों को उसमें दखल भी देना पड़ा है और वो पूंजी निकलकर जापान और बाकी बाजारों में जा रही है। लेकिन अब बड़ी चुनौती यह है कि चीन के डेट मार्केट से भी सेल ऑफ शुरू हो गया है। चीन के डेट मार्केट से अभी जो ताजे आंकड़े चीन की सेंट्रल डिपॉजिटरी अथॉरिटी ने दिए, उसके मुताबिक हाल के महीनों में करीब 1.85 बिलियन डॉलर का एग्जिट चीन के उस बाजार से हो चुका और चीन के डेट मार्केट में विदेशी निवेशकों के निवेश में और उनकी होल्डिंग में तेज गिरावट आई है। डेट मार्केट से विदेशी निवेशकों के निकलने का सीधा असर चीन की करेंसी पर पड़ता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में डेट मार्केट से निकलने का मतलब है कि कंपनियों को चीन के भविष्य में या लोन इंस्ट्रूमेंट्स के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता है और इसलिए युआन अब चौतरफा चुनौतियों के फेर में फंसा हुआ है। ये बड़ी चिंता की बात है चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में युआन की स्टेबिलिटी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी बात है कि चीन से जो निवेश बाहर निकल रहा है उसका बड़ा हिस्सा फिलहाल जापान को हासिल हो रहा है और दूसरी बात यह कि चूंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स काफी ऊंचाई पर है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स अब तो 5% से ऊपर का स्तर भी क्रॉस कर गई पिछले दिनों में, तो बॉन्ड के निवेशकों को अब चीन के बाजार से बेहतर और सुरक्षित निवेश के रिटर्न के विकल्प और रिटर्न अमेरिका के बॉन्ड बाजार में मिल रहे हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसका असर हमें चीन की करेंसी पर दिखाई दे रहा है। सर, तो ये आपको लगता है कि जितना निवेश निकल रहा है ये केवल अमेरिका में और जापान में, इन दो जगहों पर जा रहा है? मैक्सिमम निवेश अभी जो बॉन्ड का निवेश है वो तो जहां पर अच्छे बॉन्ड रिटर्न मिल रहे हैं यूरोप और अमेरिका के बॉन्ड्स में जा रहा है। जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट निकल रहा है वो स्प्रेड हो रहा है दुनिया के बाजारों में, खासतौर से बड़ी वापसी सी दिख रही है दुनिया में रिटर्न ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स वेस्ट और यूरोप की तरफ। और ये आमतौर पर होता है शुभम, जब भी डेट मार्केट बेटर रिटर्न देना शुरू करता है तो दुनिया के शेयर बाजारों से पैसा निकलना शुरू होता है, क्योंकि चीन से एग्जिट के साथ साथ हमने भारत के विदेशी मुद्रा बाजार से भी एफपीआई का एग्जिट देखा है। तो जापान एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने तात्कालिक तौर पर थोड़ा निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में छोटे छोटे बाजारों में निवेश जा रहा है, लेकिन पूंजी का बड़ा हिस्सा शायद डेट सिक्योरिटीज की तरफ मूव कर रहा है। सर, तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि युआन की कमजोरी, तो एक तरीके से चीन हमेशा से चाहता है कि युआन कमजोर होगा तभी उसके एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, उसकी कंपनियों को अच्छी कमाई होगी। तो इस बार ये कमजोरी कैसी है कि उसका फायदा नहीं हो पा रहा चीन को? युआन शुभम इस साल की सबसे खराब मुद्रा है। युआन को इस साल सबसे ज्यादा पिटी हुई और सबसे कमजोर मुद्रा के तौर पर देखा गया है। पिछले साल इस साल जनवरी से युआन में गिरावट शुरू हुई और उसके बाद वो गिरावट रुक नहीं रही। इसकी एक बड़ी वजह डॉलर की मजबूती भी है, पर चीन की मैक्रो इकोनॉमी, चीन के व्यापक आर्थिक कारक ऐसे हैं जो कमजोर युआन के बेस पर भी चीन के निर्यात को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर चीन के आपको दिखाई देगा कि कमजोर युआन के बावजूद चीन के निर्यात में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो कमजोर युआन उस समय आ रहा है जब दुनिया के बाजार में मांग नहीं है। डब्ल्यूटीओ और दुनिया के ट्रेड इस बात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड में गिरावट आएगी, पिछले साल भी गिरावट थी, इस साल भी गिरावट आएगी। तो कमजोर मुद्रा आमतौर पर निर्यातकों की दोस्त में ग्राहक खड़े हों, सामान खरीदने वाले लोग तैयार हों, लेकिन यूरोप और अमेरिका के प्रमुख बाजारों में मांग कम है, महंगाई के कारण डिमांड टूटी हुई है। तो ये कमजोर युआन अब एक किस्म से वरदान के बजाय चीन के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस कमजोर युआन ने मार्केट के सेंटिमेंट को वीक कर दिया है। चीन के बैंकर को, केंद्रीय बैंक को बार बार बाजार में दखल देना पड़ रहा है युआन की स्थिरता के लिए, और इसलिए चीन जिसे स्टेबल और कमजोर युआन के सहारे अपनी निर्यात की शक्ति बनाने के लिए जाना चाहता था, वो अब निर्यात बढ़ाने के बजाय युआन की गिरावट रोकने के में आगे आ रहा है और उसमें लग गया, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झटपट। भारत में अब OnePlus और Realme के टीवी नहीं मिलेंगे। जी हां, चीन की दोनों कंपनियों ने भारत में टीवी का उत्पादन और बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि ये कंपनियां स्मार्टफोन के बाजार में बनी रहेंगी। गौर करने वाली बात है, ये कंपनियां ऐसे समय में अपना कारोबार समेट रही हैं जब देश में तेजी से स्मार्ट टीवी की मांग बढ़ रही है। इस बीच चीन की ही कंपनी Xiaomi भारत में टेलीविजन बाजार में लगातार बढ़ रही है और ठीक ठाक बाजार पर हिस्सा भी किए हुए हैं। अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड लगातार ऊंची बनी हुई है। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड अब 5% के पार निकल गई है। 16 वर्षों में
ये पहला ऐसा मौका है जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 5% के पार निकली है। इससे पहले जुलाई 2007 में बॉन्ड की यील्ड 5% के पार निकली थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया है कि प्लेटफॉर्म पर जल्द 2 नई प्रीमियम सर्विस लेकर आएंगे। वो पहला सब्सक्रिप्शन प्लान किफ़ायती होगा, जो इसमें विज्ञापन होंगे, जबकि दूसरा प्लान महंगा होगा लेकिन बिना विज्ञापन के आप ट्वीट्स देख पाएंगे। मस्क ने कहा ये सब्सक्रिप्शन प्लान जल्दी लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई है। भारत और यूके के बीच हो रहे मुक्त व्यापार समझौते ने ब्रिटेन के चावल मिलर्स की परेशानी बढ़ा दी है। मिलर्स को आशंका है कि एफटीए के बाद भारत से पॉलिश्ड चावल का एक्सपोर्ट ब्रिटेन को बढ़ेगा, जिस वजह से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। अभी तक ब्रिटेन के मिलर्स भारत और पाकिस्तान के रॉ चावल की खरीद करते थे, उसे खुद अपने आप पॉलिश करके अपने बाजार में बेचते थे। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अमेरिका में बॉन्ड यील्ड को लेकर फिर खबर आई। पिछले सप्ताह जब हम चर्चा कर रहे थे तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 5% से नीचे थी, 5% का स्तर ऊपर क्रॉस कर गई। इससे पूरी दुनिया के इक्विटी बाजारों में, बॉन्ड बाजारों में खासी उथल पुथल दिख रही है। चाइना की हमने बात की, भारतीय बाजार में भी हम लगातार पिछले दिनों से गिरावट देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार पर भी इसका दबाव दिखाई दे रहा है। और चूंकि अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का असर अब लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए दुनिया का पूरा कैपिटल फ्लो, इक्विटी फ्लो, रिटर्न्स की पूरी गणित नए सिरे से बिठाई जा रही है। उसमें कई सारे और बदलाव होंगे जिन्हें हम आगे अगले कार्यक्रमों में आपके पास लेकर आएंगे, नए घटनाक्रमों के साथ। पर दूसरी खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रियलमी और वन प्लस का भारत के टीवी मार्केट से, भारत के स्मार्ट टीवी मार्केट से बाहर निकलना काफी खास है, क्योंकि इससे इन दोनों के जाने के बाद अब ये बाजार 4-5 प्रमुख कंपनियों के बीच सिमट जाएगा, जिसमें कुछ पुरानी कंपनियां, एलजी, सैमसंग और सोनी जैसी कंपनियां हैं, और 2 नई कंपनियां Xiaomi और टीसीएल है, जिन्होंने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। स्मार्ट टीवी बाजार से इन दोनों ब्रांड्स के जाने के बाद तात्कालिक तौर पर कीमतों के स्तर पर हमें थोड़ा फेरबदल दिखाई दे सकता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात होगी आपसे बुधवार को। कल मंगलवार को दशहरे का अवकाश है। बुधवार को नया संस्करण लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल